गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो देखिए, आज से परीक्षा वाणी की क्विक रिवीजन क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट की जा रही हैं। तो ये नई तरह की क्लास रहेगी। तो आगामी आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप सी वीडियो वीपीडीओ स्पेशली जिनकी यहाँ पर दिसंबर में जो परीक्षा तिथि है संभावित है, ये दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ये संभावित हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा सुनने को आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी कम समय बचा हुआ है। तो ऐसे में परीक्षा वाणी की जो बुक है तो इसकी एक क्विक रिवीजन क्लासेस यहाँ पर चलाई जाएगी। आज से डेली एक क्लास आपकी यहाँ पर रहेगी और ये जो क्लासेस होंगी चैप्टर वाइज रहने वाली है, आपकी एमसीक्यू की फॉर्म है। ठीक है, देखिए परीक्षा वाणी का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है कहीं ना कहीं। अब कुछ यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि परीक्षा वाणी से कुछ मतलब यहाँ पर नहीं आता, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट परीक्षा वाणी से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं और यहाँ पर ये मानना तो बिल्कुल गलत रहेगा कि परीक्षा वाणी बुक से यहाँ पर मतलब क्वेश्चन नहीं बनते भाई। ठीक है, बनते ज़रूर हैं, बट उसको पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। देखिए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर परीक्षा वाणी की एक नई क्लास शुरू की जा रही है जो कि आपकी क्विक रिवीजन क्लासेस होगी। इसमें परीक्षा वाणी के जो चैप्टर वाइज है एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए जाएंगे और जैसे चैप्टर वाइज उत्तराखंड का इतिहास, उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड के भौगोलिक संरचना, वन्यजीव इत्यादि करके। ठीक है, तो इस क्लास को यहाँ पर मतलब जल्द से जल्द क्लास को आपका कवर किया जाएगा और मतलब ये एग्ज़ाम से पहले ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाए ऐसी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो जो कि हो जाएगी। बाकी इसके साथ ही जो उत्तराखंड जीके का प्रैक्टिस सेट क्लास है वो आपकी डेली चलती रहेगी, जो आपकी लाइव चलती है ऑनलाइन, शाम को चलती है। ठीक है, और यहाँ पर जीएस की क्लासेस भी आपकी चलाई जा रही हैं, तो उन सभी को आपने ज्वाइन करना है अवश्य। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर कोई इस तरह से आपकी कोई बात रखनी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट में वो आप यहाँ पर टाइप करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक उत्तराखंड का इतिहास रहने वाला है। तो यहाँ पर सोर्स परीक्षा वाणी रहेगा और जहाँ पर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन क्लासेस है, इसलिए इसको हम यहाँ पर थोड़ा जल्दी से इसको हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है तो सभी को दिख रहा होगा। डॉक्टर मदन मोहन जोशी ने उत्तराखंड के पाषाण युगीन इतिहास को कितने भागों में बांटा है? ठीक है, तो देखिए पाषाण युगीन इतिहास उत्तराखंड का जो है, जो यहाँ पर आदि मानव इस तरह की जो सभ्यता रहती थी, ठीक है, उत्तराखंड में जंगलों में, तो इत्यादि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनके प्रमाण यहाँ पर हमको प्राप्त हुए हैं। तो पाषाण कालीन जो इतिहास है इसको यहाँ पर डॉक्टर मदन मोहन जोशी जी ने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। देखिए, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 3 भागों में बांटा है। ये 3 भाग है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल यानी सबसे पुराना, मध्य बीच का और उच्च यानी बाद का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3 भागों में बांटा है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लाखो गुफा शैलाश्रय की खोज किसने यहाँ पर की थी? ठीक है, लाखो गुफा सभी को पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी अल्मोड़ा जनपद में पड़ती है लाखो गुफा। ठीक है, तो लाखो गुफा की जो खोज करी है ये यहाँ पर एमपी जोशी जी ने करी थी। किसने करी थी भाई? एमपी जोशी ने। ठीक है, तो इनका ईयर भी पूछा जाता है कई बार, तो ईयर इनका था 1928। ठीक है, 1928 में करी थी इन्होंने लाखो गुफा की खोज। ओके, तो इसको आपने सभी ने याद रखना है। लाखो गुफा से यहाँ पर कुछ शैल चित्र प्राप्त हुए हमको, तो ये भी पूछा जाता है कई बार, तो उसको हम आगे देखते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लाखो गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो ये जो लाखो गुफा अल्मोड़ा में पाई गई है, तो यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले हैं हमको। ठीक है, प्रागैतिहासिक जो मतलब आदि मानव ने इस टाइप से बनाए होंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा भाई, सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो सुयाल नदी है ये अल्मोड़ा में बहती है। तो दलवेंड करके एक जगह है, वो स्थान है, वहाँ पर से जो सुयाल नदी के तट पे क्या है, आपकी लाखो गुफा प्राप्त हो जाएगी। तो आप कभी लाखो गुफा देखने जाएंगे वहाँ पर उस स्थान पे, तो वहाँ पर से जो रोड है ना, रोड के जस्ट किनारे से आपको लाखो गुफा की जो यहाँ पर शैलाश्रय उभरे हुए होंगे वो दिख जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुयाल नदी के किनारे है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, काला पानी तथा डीना पानी पर्वत कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये काला पानी और डीना पानी पर्वत जो है ये यहाँ पर जो आपकी लाखो गुफा वाला एरिया है और जो यहाँ पर फड़का नौली वाला एरिया है, ठीक है, यहीं पर स्थित है भैया लाखो। और ये लाखो गुफा के जो जस्ट सामने काला पानी और डीना पानी पर्वत स्थित है। ठीक है, तो ये भी अगर पूछ लिया जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, दोनों पर्वत। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्वारखा गुफा किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये जो ग्वारखा गुफा है यहाँ से भी कुछ यहाँ पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, मतलब इस तरह से
कुछ रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, रंगीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जो लाखों गुफा से ज़्यादा चटकदार हैं। तो इसलिए ये जो गुफा है आपकी ये चमोली जनपद में पड़ती है, ठीक है। तो ग्वारख्या गुफा कहाँ पर पड़ती है आपकी, चमोली जनपद में पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस स्थान से मानव को समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ओके, तो ये कौन सी गुफा है जहाँ पर से मनुष्य क्या है समूह में नृत्य करते हुए उसके इस तरह के कुछ चित्र हमको प्राप्त हुए हैं जिससे हमको ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये जो गुफा है आपकी, ये आपकी जो है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा लाखों गुफा, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पर कोई भी मैच नहीं कर रहा, बट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर याद रखना है, लाखों गुफा हो जाएगा, ठीक है। वही जो अल्मोड़ा में स्थित है आपकी सोयाल नदी के तट पे। तो यहाँ से मानव को समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह तो नेक्स्ट प्रश्न है, मलारी के समाधानों की खोज किसने की थी, ठीक है। देखिए मलारी के वहाँ पर जो समाधान मिले थे तो इनकी जो खोज थी, देखिए मलारी से काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी। मलारी से कुछ यहाँ पर स्वर्ण मुकुट मिला है एक, और यहाँ पर कुछ बर्तन मिले हैं, कुछ हथियार औजार इस टाइप से भी मिले हुए हैं, चित्राकृतियाँ मिली हैं। तो यहाँ पर समाधान मिले थे जो इनकी खोज यहाँ पर समाधि मतलब कि समाधि इनकी खोज शिव प्रसाद डबराल जी ने करी थी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव प्रसाद डबराल। तो इनकी खोज 1956 में इनके द्वारा की गई थी, शिव प्रसाद डबराल की, ठीक है। मलारी के जो यहाँ पर इन्होंने क्या खोजे थे भाई, यहाँ पर मलारी में समाधान खोजे थे, ठीक है। समाधान यानी कि जो पुराने समय में जो उस तरह से मृत्यु हो गई होगी उनकी, उनको यहाँ पर दफनाया गया था, ठीक है। समाधान उसी को कहा जाता है। तो ये 1956 में शिव प्रसाद डबराल जी ने खोले थे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पूछा जाता है कई बार। तो आगे बढ़ते देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फल सीमा से कुल कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, फल सीमा जो है ना ये आपका अल्मोड़ा में ही स्थित है, और यहाँ से एक मतलब विशेष बात है कि यहाँ पर जो मनुष्य की योग और ध्यान मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, मतलब कि जो मनुष्य के चित्र मिले हैं यहाँ पर योग और ध्यान करते हुए चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये जो फल सीमा है आपका ये अल्मोड़ा में स्थित है। तो यहाँ से कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ से भी कुछ चित्र वित्र इस टाइप से प्राप्त हुए होंगे। तो देखिए यहाँ से 2 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो टोटल कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर से दो प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर 2 शैलाश्रय जो हैं ये 2 अलग अलग चट्टानें हैं, उन पे एक और दूसरे पे 2 इस तरह से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, नागराज के फन की तरह शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुआ है। ओके, देखिए नागराज के फन की तरह जो शैलाश्रय है ये आपका प्राप्त हुआ है फड़का नौली से, ठीक है ना। फड़का नौली मतलब देखिए नाम से लग रहा है आपका, फड़का फन से नागराज का फन, ठीक है, फड़का नौली से प्राप्त हुआ है इस तरह का एक शैलाश्रय। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए फड़का नौली भी आपका ये जो है ये अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है, ठीक है। फड़का नौली जो शैलाश्रय आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ध्यान देना सभी लोग। ओके, तो उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, ये जो फड़का नौली है यहाँ से 20 चित्र संयोजन प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कितने, 20 प्राप्त हुए हैं, देखिए ध्यान देना, 20 इस तरह के चित्र संयोजन प्राप्त हुए हैं फड़का नौली से। देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस स्थान से 5.22 kg का एक सोने का मुखावरण प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। 5.22 kg का सोने का एक मुकुट टाइप से प्राप्त हुआ है जो मुंह के आगे से लगाया जाता होगा उस टाइम पे। तो ये आपका मलारी से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपका मलारी से प्राप्त हुआ है भाई 5.22 kg का। अब देखिए मलारी में कुछ जो यहाँ पर शैलाश्रय थे या यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं, इस तरह की जो वस्तुएं मिली हैं, इनकी खोज यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा भी की गई थी, ध्यान देना, ठीक है। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा भी यहाँ पर 2002 में खोज की गई थी। वैसे यहाँ पर 2 खोजें की गई थी, दोनों यहाँ पर गढ़वाल यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर मलारी से मिला है। देखिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस स्थान से 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं जो संपूर्ण भारत में एकमात्र हैं। ओके, 8 ताम्र मानव आकृतियां एक साथ मिली हैं जो कि पूरे भारत में इस तरह से कहीं नहीं मिली हैं। तो ये एक यूनिक चीज़ है। तो ये जो मिली है आपकी, ये बनकोट पिथौरागढ़ से मिली है भाई, ठीक है। कहाँ से मिली है आपकी 8 मानव ताम्र आकृतियाँ, बनकोट के जो बनकोट आपकी जगह है ना, ये पिथौरागढ़ में। कहाँ से मिली है, बनकोट पिथौरागढ़ से मिली है। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तराखंड के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत कौन कौन है? देखिए उत्तराखंड को इतिहास के जानने का प्रमुख स्रोत धार्मिक ग्रंथ है, बिल्कुल ठीक है। धार्मिक ग्रंथों में तो हमें बहुत ज़्यादा उत्तराखंड के बारे में मिलता है। देख यहाँ पर जैसे महाभारत में हो गया, इस तरह से धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं। उसके बाद वेद हो गया, बिल्कुल वेदों में भी हमको ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। पुराण हो गए, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे फेमस पुराण आपको पता होगा ये स्कंद पुराण में मिलता है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल का समय क्या माना गया है? ठीक है, आद्य ऐतिहासिक की बात हो रही है। देखिए सबसे पहले प्रागैतिहासिक, उसके बाद फिर यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल जो होता है, ठीक है। तो ये जो उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल है, इसका समय माना गया है 4th AD से ऐतिहासिक वर्तमान ऐतिहासिक तक, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ईसा पूर्व, ये AD नहीं होगा, सॉरी, ये होगा आपका BC होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका? BC होगा। इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल तक ये माना गया, ठीक है। अब ऐतिहासिक काल कहाँ पर तक होगा? ऐतिहासिक काल जैसे जो आपके उत्तराखंड में शक्तियाँ शासन करने लग गई थी ना, कोलिंद राजवंश, इस तरह से, तो इनका हमको यहाँ पर प्रमाण मिलने लग जाता है, तो इसको ऐतिहासिक काल यहाँ से शुरू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस स्थान से ताम्र संचय प्राप्त हुआ है? ठीक है, ताम्र संचय यानी कि तांबे के कुछ यहाँ पर हमको अवशेष मिले हैं, तांबे के बर्तन इस टाइप से, कुछ सिक्के भी मिले हैं इस तरह के। तो ये आपको मिले हैं बहादुराबाद से, ठीक है। ये कहाँ से मिले आपको? हरिद्वार के दक्षिण में बहादुराबाद से मिले हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो कहाँ से मिले आपके? बहादुराबाद से, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, महापाषाणकालीन समाधानों की खोज का श्रेय किसे जाता है? ओके, देखिए महापाषाणकालीन समाधान की जो खोज की गई थी, ये जो खोज हुई थी, तो इसका श्रेय जो जाता है वो जाता है यहाँ पर डॉक्टर यशोधर मठपाल जी को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो डॉक्टर यशोधर मठपाल जी ने यहाँ पर जो रामगंगा घाटी है, पश्चिमी रामगंगा घाटी, यहाँ से क्या हुआ, इनको सावधानी की खोज इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है, ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? उत्तराखंड का सबसे पहला जो उल्लेख प्राप्त होता है, ये होता है हमको ऋग्वेद में, जो कि सबसे पुराना वेद भी है। तो यहाँ पर उत्तराखंड को पूर्ण भूमि, मनीषियों की भूमि, इस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड के लिए संबोधन आया हुआ है। तो इसको ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ध्यान देना, ऋग्वेद में उत्तराखंड का पहला उल्लेख है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो जो यहाँ पर वेदों के बाद जो ब्राह्मण आते हैं आपके, ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। तो इसमें जो उत्तराखंड के लिए जो शब्द यूज हुआ है, उत्तर कुरु शब्द यूज हुआ है, ठीक है ना, उत्तर कुरु। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ये पूछा भी गया था यहाँ पर। तो उत्तर कुरु ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में आया है? ठीक है, उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जो उल्लेख आया है, ये आया है आपका, जैसे नाम से स्पष्ट है, तो स्कंद पुराण में आया है, ठीक है ना। कौन से पुराण में आया है? स्कंद पुराण में उत्तराखंड का उल्लेख आया है। ओके, तो यहाँ पर कितने 18 पुराण हैं। तो इन 18 पुराण में कौन सा पुराण है? वो स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड का उल्लेख, यहाँ पर उत्तराखंड के दो अलग अलग नाम आए हैं। तो उत्तराखंड का जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है उसको केदार खंड कहा गया है, और जो यहाँ पर कुमाऊं वाला क्षेत्र है उसको मानस खंड कहा गया है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्कंद पुराण में हिमालय प्रदेश को कितने खंडों में बांटा गया है? अब स्कंद पुराण में देखिए यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का अलग अलग नाम आया है। तो ये भी स्कंद पुराण में एक भाग है, यानी 2 भाग हो गए। तो इस तरह से टोटल जो भाग है ना, ये 5 भागों में बांटा गया है। भाई कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो 2 तो ये हो गए हमारे उत्तराखंड वाले कि यहाँ पर पहला केदार खंड हो गया, फिर मानस खंड हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका जालंधर खंड हो गया, यानी जो हिमाचल वाला थोड़ा बहुत एरिया हम उसको कह सकते हैं। फिर एक यहाँ पर हो गया आपका ये नेपाल वाला खंड हो गया, ठीक है ना, ये नेपाल हो गया। और उसके बाद लास्ट में क्या हो गया आपका, लास्ट में हो जाएगा आपका कश्मीर वाला एरिया, ठीक है, यानी जो सबसे उत्तर में हो जाएगा। तो इस तरह से 5 खंड हो गए, ठीक है। तो इसमें से 2 हमारे उत्तराखंड के अंडर भी आ जाता है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, स्कंद पुराण के अनुसार वर्तमान गढ़वाल का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, तो गढ़वाल का प्राचीन नाम जैसे हमने स्पष्ट कर दिया अभी ऊपर, केदार खंड हुआ करता था। भाई क्या हुआ करता था? केदार खंड, ठीक है ना। तो केदार खंड हुआ करता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा केदार खंड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्तमान कुमाऊं का नाम क्या था? तो कुमाऊं का नाम ये भी यहाँ पर हम क्लियर कर चुके हैं, मानस खंड हुआ करता था।
ठीक है। तो ये कुमाऊँ का नाम मानसखंड यहाँ पर हुआ करता था। नंदा देवी जो पर्वत है उससे लेकर लास्ट काली नदी सीमा तक इसकी क्या मानी गई थी, यहाँ पर सीमाएं मानी गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड के सर्वाधिक सुंदर शैलाश्रय किन्हें माना जाता है। तो उत्तराखंड में काफ़ी अलग अलग जगहों से शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, तो उसमें जो सबसे सुंदर शैलाश्रय है वो माना जाता है यहाँ पर ग्वारख्या गुफा का शैलाश्रय, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट है। अब ये क्यों सुंदर माना जाता है, क्योंकि इसके जो यहाँ पर शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं ये रंगीन है और चटक रंग है इसमें, ठीक है। लाखों गुफा से भी मिले हुए हैं, लेकिन लाखों गुफा के रंग जो चित्र है वो उतने ज़्यादा मतलब यहाँ पर चटकदार नहीं है, थोड़ा हल्की धूमिल हो गए हो, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ग्वारख्या गुफा, ठीक है। ये भी आपका चमोली जनपद में स्थित है। तो क्वेश्चन 24 है, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त शैलाश्रय में शंख लिपि के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। तो उत्तराखंड में ये उपरोक्त में से जो शैलाश्रय है, देखिए शंख लिपि, ठीक है, ये एक लिपि होती है लिखने की, तो ये इसका जो प्रमाण मिला है तो ये मिला है पुरोला उत्तरकाशी जनपद में, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। पुरोला उत्तरकाशी में शंख लिपि के प्रयोग का प्रमाण प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक शैलाश्रय मिला है जिसमें कुछ यहाँ पर लिखा गया इस तरह से, जिसकी लिपि शंख लिपि के रूप में पहचानी गई है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामगंगा घाटी से 73 कप की खोज किसने करी थी, ठीक है। तो ये जो आपके 73 कप हो गए, इनकी खोज की गई थी यहाँ पर वही रामगंगा घाटी से हम कह चुके हैं कि डॉक्टर यहाँ पर यशोधर मठपाल जी ने, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट है। 73 कप की खोज करी थी। ये सभी कप इस तरह से समांतर रेखाओं के रूप में रखे गए थे, ठीक है। तो इनके अंदर यहाँ पर समाधानों की खोज इनके द्वारा की गई थी कप के अंदर। देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 है, गढ़वाल विश्वविद्यालय का 1983 में मलारी गांव का सर्वे किसके नेतृत्व में हुआ था। अब यहाँ पर गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने देखिए 2 सर्वे किए थे। जो फेमस सर्वे था 2002 में हुआ था, वो उससे पहले एक सर्वे और हुआ था 1983 में। तो ये जो सर्वे था ये भी किया गया था सेम मलारी गांव का ही किया गया था। ये किया गया था BM खंडूरी के नेतृत्व में। किसके? BM खंडूरी के यहाँ पर जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी का नेतृत्व किया गया था इनके निर्देशन में। और यहाँ पर से उनको कुछ यहाँ पर अस्थियाँ हड्डियाँ इस तरह से मिले, ठीक है, कंकाल वंकाल इस टाइप से कुछ मिले होंगे। तो ये इतना ज़्यादा मतलब प्रकाश में नहीं आया, बट जो 2002 वाला सर्वे था वो काफ़ी इंपोर्टेंट रहा था, ठीक है। वहाँ से वो सोने का मुकुट इस टाइप से उसमें प्राप्त हुए थे काफ़ी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27 है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र की सीमा किसे बताया गया है। तो नंदा देवी से कालागिरी पर्वत, देखिए कालागिरी पर्वत वही है जो एक काली नदी के किनारे पर्वत स्थित है, यानी कि कहीं ना कहीं काली नदी की सीमा वाली बात हो रही है। तो ये कहा गया था आपका मानस खंड को, ठीक है ना। ये कुमाऊँ वाला एरिया इसको मतलब हम आज के टाइम पे कह सकते हैं। तो ये मानस खंड था आपका, जिसको क्या कहा गया था, इसकी सीमा स्कंद पुराण में पहले बता दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है, पुराणों में उत्तराखंड को किन किन नामों से जाना गया है। तो देखिए पुराणों में बहुत सारे नाम मिलते हैं उत्तराखंड के, उसमें तो देखिए उत्तराखंड भी मिलता ही है, ब्रह्मपुर तो है, और उसके बाद खस देश के नाम से भी इसको जाना ही जाता है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है ना, उपरोक्त सभी नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए जो प्रयुक्त हुआ है वो हिमवंत कहा गया है इसको। तो ये जो बौद्ध ग्रंथ हैं ये पाली भाषा के ग्रंथ हैं, और पाली भाषा में ही इनको क्या कहा गया है उस समय हिमवंत के नाम से कहा गया है, ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड के क्षेत्र को। यानी यहाँ पर उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का भी प्रचार हुआ था कहीं ना कहीं। तो देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस कथन का चयन, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। उत्तराखंड का नाम वैदिक काल में हेमवंत था, ठीक है। ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वैदिक काल में उत्तराखंड का नाम आखिर क्या हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर वैदिक काल में हेमवंत था। ये तो बिल्कुल सही बात है। महाभारत काल में उत्तर कुरु नाम था ये जो उत्तराखंड है इस भाग का, ये भी बिल्कुल सही बात है। महाभारत काल में इसको उत्तर कुरु कहा गया है। ये आपका वन पर्वों में भी कहा गया था, ठीक है। ये कहाँ पर कहा गया था, आपका वन पर्वों में कहा गया था, ओके। तो आगे देखिए पौराणिक काल में इसको कहा गया था केदारखंड, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो पौराणिक काल में उत्तराखंड के भाग को क्या कहा गया था, केदारखंड कहा गया था। और इसके बाद यहाँ पर पुराणोत्तर काल में उत्तराखंड को खस देश तो नहीं कहा गया था, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर
डी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी उपरोक्त तीनों कथन यहाँ पर क्या है, सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर सही कथन का चयन करना था, देखिए इसमें हमको 3 सही कथन मिल रहे हैं, तो चौथा वाला गलत कथन है। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए पुराणोत्तर काल में जो है ना उत्तराखंड को कहा जाता था, यहाँ पर जो पुराणों के बाद वाला काल था इसमें केदार मंडल, तपोभूमि, किरात मंडल इत्यादि नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम 52 गणों को किसके द्वारा विजित किया गया? तो 52 गणों को विजित करने का सबसे पहला जो काम किया गया था अजय पाल, ठीक है, जो काफ़ी प्रतापी शासक था, परमार राजवंश का हम कहते इसको मानते हैं 37वां शासक था, ठीक है, 37 नंबर का। तो इसके द्वारा सबसे पहले इसको विजित किया गया था। गढ़वाल के जो 52 गढ़ हुए करते थे अलग अलग उस टाइम पे, सबको इसने मिलाया था, ठीक है, युद्ध और बल के नीति को अनुसरण करके मिलाया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी अजय पाल। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए सभी लोग। असुर राजा संबर का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, असुर राजा हुआ करता था संबर, तो इसका संबंध है गढ़वाल क्षेत्र से, ठीक है। ये यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र में इसका संबंध था। ये जो राजा संबर था इसके 100 गढ़ हुआ करते थे उस समय पे, ठीक है, अति प्राचीन समय पे। तो इंद्र, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर देवराज इंद्र और सुदास ने उसको नष्ट कर दिए थे, क्योंकि असुर था तो देवताओं के जो राजा थे इंद्र ने इसके गढ़ों को नष्ट कर दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पर 20 का राइट हो जाएगा संबर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 33 है, ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद निम्न में से किस क्षेत्र से सृष्टि प्रारंभ हुई? तो ये आपकी प्रारंभ हुई थी प्राणागाम, आपका जो अभी है माणा ग्राम है भैया। कौन सा ग्राम है? माणा ग्राम, ठीक है, जो कि आपको पता है चमोली का सीमांत ग्राम है। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो प्राचीन यहाँ पर प्रलय आया था तो सप्त ऋषियों ने यहीं से दोबारा लाइफ स्टार्ट करी थी, मतलब जीवन की शुरुआत यहीं से हुई थी बाद में। देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34 है, व्यास गुफा कहाँ पर स्थित है? व्यास गुफा आपकी स्थित है, तो ये व्यास गुफा है आपकी, व्यास गुफा हो गई आपकी, मुचकुंद गुफा हो गई, नारद गुफा, ये सारी गुफाएं आपकी चमोली जनपद में स्थित हैं, ठीक है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा चमोली। तो देखिए ये पूछा जाता है, व्यास गुफा पूछा गया था एक बार। क्वेश्चन 35 है, प्रतिवर्ष मनसार मेला किस जनपद में लगता है? तो ये मनसार मेला लगता है पौड़ी जिले में लगता है। तो यहाँ पर जो देवप्रयाग पट्टी आती है, देवप्रयाग के अंतर्गत एक शीतोनशिव पट्टी आती है, शीतोनशिव पट्टी में माता सीता समाई थी, तो इसलिए उनके याद में प्रतिवर्ष मनसार मेला यहीं लगता है, ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न है, रामायणकालीन राक्षस बाणासुर की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? ठीक है, तो ये बाणासुर जो रामायण काल का राक्षस था, यानी रामायण के युग में, तो इसकी राजधानी थी ज्योतिषपुर, जो आज का वर्तमान ज्योतिषपुर, जिसको हम जोशीमठ भी कहते हैं, ठीक है, जोशीमठ का नाम था ज्योतिषपुर। तो इसकी राजधानी ज्योतिषपुर में हुआ करती थी बाणासुर दैत्य की। देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38 है, महाभारत काल में केदारनाथ को क्या कहा गया है? तो केदारनाथ को भृंगतंग कहा गया है। क्या कहा गया है? भृंगतंग। ओके, तो इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपने। तो केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है महाभारत काल में। तो नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन है, महाभारत काल में कुणिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कुणिंद राजा सुबाहु की राजधानी स्थित थी यहाँ पर श्रीनगर, ठीक है। कहाँ पर स्थित थी? श्रीनगर स्थित थी। तो जो कुणिंद राजा ये सुबाहु था, ये इसने क्या किया था, महाभारत के टाइम पे पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये इसकी राजधानी क्या थी इस टाइम पे? श्रीनगर में स्थित थी। ओके, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, श्रीनगर। क्वेश्चन 40 है, निम्न में से किसके समय गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार अधिक हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए खस जाति जो है इसके टाइम पे बौद्ध मत का प्रचार प्रसार अधिक हो गया था, यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिला था। और फिर उसके बाद यहाँ पर खस जाति जब यहाँ पर समाप्त हुई, उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ अन्य जातियाँ आई, उसके बाद फिर यहाँ पर जो कार्तिकेय राजवंश की भी यहाँ पर क्या हुई, बाद में स्थापना हुई। ओके, तो उस टाइम पे फिर बौद्ध धर्म का यहाँ पर प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो किसके टाइम पीरियड पर बढ़ गया था अगर पूछा जाए तो? खस के। और किसके टाइम पे समाप्त हो गया था? तो कात्यूरी कार्तिकेय राजवंश। नेक्स्ट है, कंठवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित था? तो कंठवाश्रम जो है ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, जो कि आपका पौड़ी जिले में पड़ता है, मालिनी नदी। तो ये कंठवाश्रम भारत की जन्मस्थली रहा है। यहाँ पर कालिदास जी ने यहाँ पर जो अपना एक ग्रंथ लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना यहीं पर हुई थी। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग से भी यही
जुड़ा हुआ है कंठवाश्रम, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, प्राचीन जाखन देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जाखन देवी का मंदिर जो स्थित है ये बहुत प्राचीन है, ये है आपका अल्मोड़ा जनपद में, और ये मंदिर से यहाँ पर यक्षों के निवास की पुष्टि होती है, ठीक है ना। तो जाखन देवी मंदिर से क्या पता लगता है कि यहाँ पर यक्ष लोग भी रहा करते थे, और क्योंकि यक्ष क्या होते हैं, तो इनकी यहाँ पर जो पूज्य देवी जाखन देवी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 43 है, धौलीनाग मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए नाग मंदिर उत्तराखंड में नाग वंश का शासन रहा करता था, इस बारे में यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। तो देखिए धौलीनाग का जो मंदिर है ये स्थित है बागेश्वर में, ठीक है। धौलीनाग मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, बागेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, अशोक का काल से शिलालेख कितना वर्ष पुराना है? ठीक है, काल से शिलालेख जो है ये है 257 AD का, ठीक है। 257 AD का यानी 257 ईस्वी का ये हमको शिलालेख मिलता है, जो कि आपका है प्राकृत भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है प्राकृत भाषा के रूप में। और इसकी खोज जो हुई थी ये की गई थी 1860 में, ठीक है। कब की गई थी? 1860 में। अब इसकी खोज की किसने थी? आपको कमेंट में कई बार बताना है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसकी खोज किसने की थी, ठीक है। आप इसको जोड़ के बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, अशोक के शिलालेख की कौन सी भाषा है? ठीक है, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सभी को पता है कि प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से किस वंश की पुष्टि होती है? ठीक है, तो राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से यादव वंश की पुष्टि होने के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। तो इसमें टोटल 12 राजाओं के नाम आए। भाई कितने राजाओं के नाम आए हैं इसमें? ईश्वरा का जो अभिलेख है 12 राजाओं के नाम आए हैं, ठीक है। ये कहाँ से मिला है? ये लाखा मंडल से मिला है। लाखा मंडल देहरादून में जो है में स्थित पड़ता है, वहाँ पर मिला है ईश्वरा का अभिलेख। ओके, देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किस स्थान से मूर्ति पेटी का लेख मिले हैं? मूर्ति पेटी का लेख मिले आपके दोनों जगह से मिले हैं, देवलगढ़ से भी मिला है, कोलसारी से, अर्थात उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, दोनों से मिले हैं आपके कुलसारी और देवलगढ़ से, ठीक है। मूर्ति पेटी का अभिलेख मिले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, बाराहाट से प्राप्त त्रिशूल अभिलेख में कितने नागवंशी राजाओं का नाम उल्लेखित है? तो इसमें टोटल 4 नागवंश के राजाओं का नाम प्राप्त होता है। ओके, तो ये नागवंश का जो टाइम पीरियड था 6th AD के बाद शुरू हुआ था, 6ठी शताब्दी में ये लगभग यहाँ पर उत्तराखंड में शासन किया करते थे। तो इसमें टोटल 4 राजाओं के नाम हमको प्राप्त होते हैं। तो बालाहाट का जो त्रिशूल अभिलेख है, ठीक है, ये उत्तरकाशी से हमको मिला है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस जनपद से है? तो ये है आपका जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है किस वंश से संबंधित है? सॉरी, तो ये कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंध है, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश वही आपका जो जिसमें यहाँ पर बसंत देव ने जिसकी स्थापना की थी, ठीक है, जिसको वासुदेव भी कहते हैं कभी कभी। तो ये इससे संबंधित है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, और इसमें जो है आपके टोटल यहाँ से चार मिले हैं। पांडुकेश्वर के अंतर्गत टोटल कितने मिले हैं? 4 अलग अलग ताम्रपत्र मिले हैं। तो जिसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाम जो आया है ललित सूर्यदेव का आया है, ठीक है। सबसे प्रतापी शासक कौन है? ललित सूर्यदेव का इसमें नाम दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त प्राचीन कालीन लेखों में वर्णित शब्द पल्लिका का अभिप्राय है, ठीक है। पल्लिका का जो अभिप्राय है ये कहा जाता था, पल्लिका उस टाइम पे छोटे छोटे जो गांव होते थे उनको क्या कहते थे? पल्लिका कहते थे। भैया ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। छोटे गांव को क्या कहते हैं? पल्लिका कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, देखिए इंपोर्टेंट है ये भी, अक्षपटलिक किसे कहा जाता था? ठीक है, ये गढ़वाल क्षेत्र में जो लेख मिले हैं उनमें वहाँ पर की जो व्यवस्था रहती होगी, शासन व्यवस्था, उसमें अक्षपटलिक नाम मिलता है। तो ये कहा जाता था लेखा परीक्षक को, ठीक है ना। किसको कहा जाता था? लेखा परीक्षक, यानी जो यहाँ पर राज के कार्यों का लेखा वेखा इस तरह से देखता होगा उसको कहते थे लेखा परीक्षक, अक्षपटलिक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलचारिक शब्द का क्या अर्थ था उस टाइम पे? तो कुलचारिक ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा भी गया एक बार। तो तहसीलदार होता था, जो आपका तहसील का जो प्रमुख होता था, ठीक है। आजकल तहसील प्रमुख होता है तहसीलदार, तो इसका कुलचारिक उसको कहा जाता था उस टाइम पे। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, कुलचारिक तहसीलदार होता था।
ओके, तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्लास अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और डेली आपकी क्लास चलेगी, एज ए क्विक रिवीजन क्लासेस बनाई जा रही है, तो इसमें ज़्यादा हम इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बस यही है कि इस क्लास का मेन मकसद ये है कि जल्दी से जल्दी आपका परीक्षावाणी क्विक रिवीजन के एज ए कंप्लीट हो जाए पूरा सीरीज, ठीक है। और एग्ज़ाम में इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, रिवीजन करने में आपको आसानी हो। तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए सभी को बाय। सभी लोग अपना ख्याल रखिए।